हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो टॉपिक दिया हुआ है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। देखो, अब तक हम लोगों ने क्या डिस्कस करा? अब तक बेसिकली हम लोग पूरा का पूरा एक अंडरस्टैंडिंग लेते हुए आ रहे हैं कि इंडिया में जो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव है वो किस तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। प्रेसिडेंट के बारे में हमने पढ़ा, उनकी पावर्स के बारे में समझा, और प्रेसिडेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स होती है उसके बारे में भी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली। तो प्रेसिडेंट के बारे में तो हमने सारी चीज़ें समझ ली, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में और मंत्री परिषद के बारे में भी हमें कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, उनकी पावर्स के बारे में समझना है। तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग उन्हीं के बारे में समझेंगे। ठीक है, ये देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पर। बेसिकली एक कार्टून दिया हुआ है। तो कार्टून क्या कह रहा है? कार्टून में बेसिकली यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है जवाहरलाल नेहरू, और बाकी सभी कौन है? बाकी सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, सो ये है 1954 में। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देर इज़ नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट द प्राइम मिनिस्टर। दिस कार्टून शोज हाउ लिटरली द प्राइम मिनिस्टर लीड्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये कार्टून क्या बता रहा है? ये कार्टून बता रहा है कि देखो, बिना प्राइम मिनिस्टर के ना कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकता। एंड ये कार्टून जनरली ये बता रहा है कि कैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको एक्चुअली में लीड कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री लीड करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये है कि देखो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है इसके बारे में, लेकिन उसको लीड कौन करता है? उसको लीड करते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री एक तरीके से क्या है? प्रधानमंत्री बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर अमंग ऑल द मिनिस्टर, तो वो लीडर है। लीडर होने के साथ साथ में क्या है? लीडर होने के साथ साथ में वो एक तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोजीशन पर बैठे रहते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करनी होती है, तो सारी की सारी चीज़ों के टाइम पीरियड में उसको लीड कौन करते हैं? तो भी प्रधानमंत्री ही लीड करते हैं। मतलब मोटे तौर पर भले ही हम ये कह दें कि हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी है, वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेते हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप देखोगे तो सारी चीज़ों को लीड कौन कर रहा है? सारी चीज़ों को प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं। और इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है। ठीक है, ये चीज़ हम समझेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि जब सपोज़ किसी कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये भी अपनी पावर को लूज़ कर देंगे एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और दोबारा से क्या होगा? दोबारा से एक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा। समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंस है। सारी की सारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की इंपॉर्टेंस है वो किससे आती है? प्रधानमंत्री से आती है। समझ रहे हो? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर दिया जाता है तो प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट को कुछ नाम भेजते हैं। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं? कुछ नाम भेजते हैं प्रेसिडेंट को, और उन्हीं इंडिविजुअल्स को फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर आगे सजेस्ट करेंगे उसको वो रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, उसको वो रिस्पेक्टिव पोर्टफोलियो दे दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंस है प्राइम मिनिस्टर की। ठीक है, और क्या है? और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे रीड करते हुए। ठीक है, नो डिस्कशन ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स इन इंडिया वुड नॉर्मली टेक प्लेस विदाउट मेंशनिंग वन ऑफिस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कैन यू इमेजिन वाई दिस इज सो? तो क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जब भी हम इंडिया में गवर्नमेंट की बात करते हैं या फिर कुछ भी पॉलिटिकल डिस्कशन वगैरह करना होता है तो जनरली हम लोग क्या देखेंगे? जनरली उन सभी डिस्कशन में एक पोर्टफोलियो की बात ज़रूर करी जाएगी, एक मिनिस्टर की बात ज़रूर करी जाएगी, और वो कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, कहीं पर भी प्राइम मिनिस्टर विजिट करते हैं, ठीक है, कि आज प्रधानमंत्री इस पर्टिकुलर कंट्री में विजिट करे, वहाँ पर इन जो है उनके प्रेसिडेंट से मिले, इस तरीके से हम लोगों ने कुछ डील साइन करी है और इस तरीके से पार्टनरशिप करेंगे। आज जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये डिसीजन लिया अपनी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में। ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर के ये सारी चीज़ें डिसाइड करी गई है। तो क्या हो रहा है? कोई जनरल डिस्कशन भी होता है ना, तो उसमें भी बार बार बात होती है कि आखिरकार पीएम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कौन सा डिसीजन लिया उसके बारे में ज़रूर बातचीत करी जाती है। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एज अ पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है उसको हम नेक्स्ट पैराग्राफ्स में अंडरस्टैंड करेंगे। वी हैव ऑलरेडी सीन अर्लियर इन द चैप्टर दैट द प्रेसिडेंट exercises the power only on the advice of council of ministers. The council of minister is headed by the prime minister
Therefore, as the head of Council of Minister, the Prime Minister becomes the most important functionary of government in our country. पिछले वाले टॉपिक में हमने अंडरस्टैंड करा कि प्रेसिडेंट के पास क्या है, प्रेसिडेंट के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पावर कब इस्तेमाल करते हैं? केवल और केवल तब इस्तेमाल करते हैं जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइज करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्रधानमंत्री। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तब जा करके प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट तब जा करके डिसाइड करेंगे, ठीक है, तब जा करके प्रेसिडेंट अपने जो पावर्स है उसको यूज़ करेंगे। तो प्रधानमंत्री डिसाइड कैसे करेंगे? प्रधानमंत्री बैठेंगे, साथ साथ में पूरे के पूरे कैबिनेट मिनिस्टर बैठेंगे, पूरी की पूरी उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद बैठेंगे, डिस्कस करी जाएंगी और उसके अकॉर्डिंगली जो भी डिस्कशन के बाद जो डिसीजन लिया जाएगा उसको बोला जाएगा कि प्रेसिडेंट को अब ये काम करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ? इसीलिए प्राइम मिनिस्टर क्या हो गए? प्राइम मिनिस्टर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ गवर्नमेंट हो गए, क्योंकि वो ही क्या है, उन्हीं के पास एक तरीके से क्या है, उनके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर्स है, ठीक है। तो इसीलिए जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा करी जाती है एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो कंसेंसस होता है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली कंट्री में डिसीजंस लिए जाते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली कंट्री में काम किया जाता है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? In the parliamentary form of executive, it is essential that the Prime Minister has the support of majority in the Lok Sabha. This support by majority also makes the Prime Minister very powerful. The moment this support of majority is lost, the Prime Minister loses the office. ठीक है, तो क्या बोल रहा है? क्योंकि हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है उनको मेजॉरिटी का सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए। लोकसभा में देखो, मेजॉरिटी का सपोर्ट का मतलब है कि कम से कम 273 एमपीज़ का सपोर्ट होना चाहिए, यानी कि उनके पास 273 एमपीज़ जो है उनका सपोर्ट होना चाहिए, और इसी चीज़ को कहा जाता है मेजॉरिटी, ठीक है। तो जब मेजॉरिटी किसी भी प्रधानमंत्री के पास होती है ना, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से वो प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। पावरफुल क्यों हो जाता है? क्योंकि जब मेजॉरिटी का सपोर्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है ना, तो वो आराम से ले लेंगे। उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि उनके पास तो मेजॉरिटी नहीं है ना। उनके पास जो उनके गठबंधन के जो पार्टीज़ है वो उससे एग्री करेगी कि नहीं करेगी, नहीं, ऐसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, आपके पास पूरी मेजॉरिटी है, ठीक है। आपके पास पूरी मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग अब आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अब आपको किसी की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जब किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी होती है, उसका जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो बड़े बड़े डिसीजन आराम से ले सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए जा सकते हैं, कंट्री के हित में बड़े बड़े काम आसानी से करे जा सकते हैं बिना किसी ट्रबल के, जो चीज़ बिना मेजॉरिटी के पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है, जो चीज़ कोलिशन में पॉसिबल नहीं हो पाती है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। अगर सपोज़ किसी कंडीशन में प्रधानमंत्री के पास जो मेजॉरिटी है वो लॉस्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो अपनी मेजॉरिटी को अगर लूज़ कर देते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा? उस ऑफिस से रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उस ऑफिस से क्या करना पड़ेगा? रिज़ाइन करना पड़ेगा, बिकॉज अब उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। तो प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उनके पास मेजॉरिटी है, जब तक उनकी पार्टी के पास मेजॉरिटी है, या जब तक उनके गठबंधन के पास मेजॉरिटी है। जैसे ही मेजॉरिटी ख़त्म हुई तो वैसे ही रिज़ाइन करना पड़ेगा और एक नया प्रधानमंत्री आएगा जिसके पास मेजॉरिटी होगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है, ठीक है। फॉर मैनी ईयर्स द इंडिपेंडेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी हैड द मेजॉरिटी इन द लोकसभा एंड इट्स लीडर वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हमें पता है कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस बहुत ज़्यादा एक लंबे टाइम पीरियड तक, लगभग 1977 तक हमेशा से ही मेजॉरिटी उसने हासिल करी है, सेंट्रल लेवल पर भी और काफ़ी सारे स्टेट्स में भी, ठीक है। तो कांग्रेस की सरकार रही है आज़ादी के काफ़ी साल तक। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? इसकी वजह से कांग्रेस के जो लीडर्स थे वो क्या बन रहे थे? प्रधानमंत्री बन रहे थे, है ना। और वो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करनी होती थी वो आराम से कर लेते थे। तो ये चीज़ तो चली कुछ टाइम पीरियड तक, बट 1989 के बाद से इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में अगर आप देखोगे तो कुछ अनस्टेबिलिटी आई। बहुत सारी पार्टीज़ बहुत सारे इलेक्शंस में मेजॉरिटी हासिल नहीं कर पाई कोई भी पार्टी। तो इसकी वजह से क्या हुआ? कोलिशन गवर्नमेंट आई, एक गठबंधन की सरकार आई। तो अब गठबंधन की सरकार में क्या हुआ देखते हैं और समझते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, हाँ।
So for many years after independence, Congress party had the majority in Lok Sabha and its leader would become the prime minister. Since 1989, there have been many occasions when no party had majority in the Lok Sabha. Various political parties had come together and formed a coalition that has majority in the house. In such situation, a leader who is acceptable to most partners ऑफ द कोलिशन बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। तो इस चीज़ को समझ लो, 1989 के बाद से बहुत सारे ऐसे ओकेजन आए जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली। कोई भी पार्टी 273 सीट्स के आसपास लेकर ही नहीं आ पाई, ठीक है, लोकसभा में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब कोई भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होती ना, तो क्या होता है, तो जो मेजर पार्टीज़ होती है, सपोज़ किसी के पास 273 सीट्स नहीं है, मान लो सपोज़ किसी के पास 220 सीट्स है, ठीक है, तो और किसी पार्टी के पास 80 सीट्स है, ठीक है, किसी और पार्टी के पास जो है 10 सीट्स है। तो क्या करेंगे ये लोग, ये लोग एक साथ आएंगे और ये लोग क्या बनाएंगे, कोलिशन बनाएंगे। ये लोग क्या बनाएंगे, कोलिशन बनाएंगे। कोलिशन बनाने के बाद क्या हो जाएगा, इनके पास आ जाएगी मेजोरिटी, है ना। मेजोरिटी जब आ जाएगी तो क्या होगा, ये जो गठबंधन बना, ये जो कोलिशन बना जिसमें अलग अलग पार्टीज़ हैं, क्योंकि किसी एक पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है तो बहुत सारी पार्टीज़ एक साथ आई, उन्होंने अपनी मेजोरिटी हासिल करी, 273 सीट्स के आसपास हासिल करी, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, बस सिंपल है कि मेजोरिटी चाहिए। तो मेजोरिटी हासिल करी तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो लीडर जो हर पार्टी को लगभग मंजूर होगा, ठीक है, वो लीडर जो हर पार्टी को मंजूर होगा, कोलिशन की हर पार्टी को वो जो मंजूर होगा, उस लीडर को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि रिसेंटली क्या हुआ है, 2019 में अगर आप देखोगे तो बीजेपी के पास क्या थी, फुल मेजोरिटी थी। बीजेपी के पास अकेली में बीजेपी के पास मेजोरिटी थी, 273 सीट से ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन 2024 में क्या हुआ, 2024 में बीजेपी अकेले अपने दम पर मेजोरिटी लेकर नहीं आ पाई। अराउंड 240 सीट्स के आसपास ही केवल बीजेपी इतना लेकर के आ पाई है, ठीक है। एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट मुझे इतना मोटा मोटा आइडिया है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, आई मे बी रॉन्ग। तो इतना सीट्स लेकर के आई है, तो बीजेपी ने क्या करा, फिर बीजेपी ने अब क्या करा, बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई। तो बीजेपी ने क्या करा, कोलिशन बनाया, ठीक है। बीजेपी ने अभी जो रिसेंटली हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो क्या है, कोलिशन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है। बीजेपी ने क्या करा, अलग अलग पार्टीज़ को बुलाया, तो जो बीजेपी को सपोर्ट करती थी तो उसको बुलाया गया, तो उनका सपोर्ट हासिल किया एंड फाइनली 273 सीट जब हो गई उनके पास, पूरी की पूरी अलग अलग पार्टीज़ को मिला करके, तो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, कोलिशन के बेसिस पर अभी एट प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट में है। तो कोलिशन में जितनी भी पार्टीज़ हैं ना, अलग अलग पार्टीज़ हैं, उन सब ने फिर फाइनली उन सब ने एग्री करा कि इस बार भी प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर फाइनली डिसाइड कर लिया कि मोदी को क्या किया गया है, उनको एक्सेप्ट कर दिया गया है कि नरेंद्र मोदी इज़ द एक्सेप्टेड लीडर ऑफ एवरी पार्टी इन द कोलिशन। तो उसके बाद फिर फाइनली ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं। समझ में आ गया। तो ये इस तरीके से होता है सिस्टम, जो अभी एट प्रेजेंट भी सिस्टम चल रहा है वो मैंने बता दिया, और इसके अकॉर्डिंगली हमने चीज़ें कुछ समझ ली। और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर बात करी गई है दैट फॉर्मली अ लीडर हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो फॉर्मली क्या होगा, वो लीडर जिसके पास सपोर्ट होगा मेजॉरिटी का, वो क्या करेंगे, उसको प्रेजिडेंट अपॉइंट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि अगर किसी पार्टी के पास अपने दम पर मेजॉरिटी है तो वो तो अपना प्रधानमंत्री बना ही लेगी खुद, जो उसका लीडर होगा वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट आती है, गठबंधन की सरकार आती है, तो गठबंधन की सरकार में ऐसे लीडर को अपॉइंट किया जाता है, वो लीडर जो हर पार्टी जिसको एक्सेप्ट करती होगी, ठीक है, वो लीडर जा करके क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। समझ में आ गई बात, ये चीज़ तो थी बहुत ज़्यादा सिंपल। अब हमने ये तो समझ लिया कि प्रधानमंत्री बन गए, अब बाकी मिनिस्टर्स का क्या होगा, बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे डिसाइड करेंगे उसको हम समझते हैं। द प्राइम मिनिस्टर देन डिसाइड्स हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर एलोकेट रैंक्स एंड पोर्टफोलियो to the ministers. Depending upon seniority and the political importance, the ministers are given the ranks of cabinet minister, ministers of state and deputy minister, ठीक है। तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देंगे। अब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर अब डिसाइड करेंगे, प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि अच्छा इनको लॉ मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, इनको रेलवे मिनिस्टर बनाना है, ठीक है, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है, इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है। तो ये अलग अलग जो अलग अलग मेंबर्स हैं उनको क्या पोर्टफोलियो दी जाएगी, उनकी क्या रैंकिंग होगी, ये कौन डिसाइड करता है, प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा पता है,
प्रधानमंत्री क्या करेंगे, प्रधानमंत्री इन सब के नाम कि ये मिनिस्टर होंगे, लॉ, ये रेलवे मिनिस्टर, ये फाइनेंस मिनिस्टर, इस तरीके से नाम सजेस्ट कर दिए जाएंगे और वो नाम भेजे जाएंगे प्रेसिडेंट को। और फिर प्रधानमंत्री के कहने के बाद जो प्रधानमंत्री ने जो नाम लिस्ट भेजी है अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की, उसको और पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, उनको फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एज देयर मिनिस्टर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर नाम सजेस्ट करे जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, 3 प्रकार के मिनिस्टर हो सकते हैं, तो सीनियरिटी के बेसिस पर एंड कुछ पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पर 3 प्रकार के मिनिस्टर हो सकते हैं। कुछ होते हैं कोर मिनिस्टर, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री पोर्टफोलियोज होती है ना, महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज होती है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ है। तो इनके जो मिनिस्टर होते हैं ये होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। क्या कहलाए जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कहलाए जाते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स में से एक होते हैं। ठीक है, अराउंड 30 के आसपास एट प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर है, जो रिसेंटली 2024 में गवर्नमेंट आई है उसमें। ठीक है, इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर के अलावा कुछ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होते हैं और कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हायरार्की की अगर मैं बात करूँ तो हायरार्की कुछ इस तरीके से होती है। सबसे पहले आते हैं हमारे कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और फिर जा कर के आते हैं हमारे कुछ डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, अलग अलग इनकी जो है पावर्स होती है और इस तरीके से ये चीज़ें होती है। और इन सब के ऊपर कौन होता है, इन सब के ऊपर होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, इन सब के ऊपर कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। समझ में आ गया, ये एक हायरार्की है हमारी पूरी की पूरी मिनिस्टर्स का। क्लियर हो गया बात, ठीक है। अच्छा, और क्या है यहाँ पर, और क्या बताया गया है, सेम मैनर में ये जो चीज़ अभी हमने सेंट्रल लेवल पर देखी, ये सेम टू सेम चीज़ चीफ मिनिस्टर करते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट चूजेस द मिनिस्टर फ्रॉम देयर ओन पार्टी और द कोलिशन। ठीक है, तो यही सेम टू सेम चीज़ क्या होती है, यही सेम टू सेम चीज़ फाइनली स्टेट के लेवल पर भी होती है। तो वहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो वहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो क्या करेंगे, वो बेसिकली डिसाइड करेंगे कि अच्छा इसको ये मिनिस्टर बनाना है, इनको ये मिनिस्ट्री देनी है। इस तरीके से वो लोग भी डिसाइड करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री सेंट्रल लेवल पर डिसाइड करते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। इसके अलावा क्या है, if someone becomes a minister or a prime minister without being an MP, then such a person has to get elected to the parliament within 6 months। ये थोड़ी सी एक सिंपल जनरल जानकारी है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस केवल जानना है हमें। क्या कह रहा है कि अगर सपोज कोई मिनिस्टर बन जाता है या कोई प्रधानमंत्री बन जाता है विदाउट बीइंग एन MP, ठीक है, इसको ऐसे समझो, कोई एक इंडिविजुअल है जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, ना वो लोकसभा का मेंबर है और ना वो राज्यसभा का मेंबर है। ठीक है, ना वो लोकसभा का मेंबर है, ना वो राज्यसभा का मेंबर है, लेकिन फिर भी क्या होता है, फिर भी बेसिकली या तो वो मेंबर या तो वो मिनिस्टर बन जाता है, या तो उसको कोई मिनिस्ट्री दे दी जाती है, या फिर उसको PM बना दिया जाता है सपोज। ठीक है, सपोज कोई पार्टी आई, इसको ऐसे समझो, अभी तो ऐसे लगेगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जीता ही नहीं है, ना वो MP है और ना वो पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर है, और तब भी वो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर बन गया। इसको जस्ट ऐसे समझो कि एक कंडीशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी तो बहुत सारी हो सकती है, उसी में से एक पॉसिबिलिटी के बारे में बताया गया है। सपोज़ कोई पार्टी आ जाती है और पार्टी डिसाइड ये करती है कि हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को बनाएंगे प्रधानमंत्री, या ऐसे व्यक्ति को एक मिनिस्टर बनाएंगे जो अभी एट प्रेजेंट इलेक्ट होकर के नहीं आया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में उसको मिनिस्टर या प्रधानमंत्री तो बना दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर, वो शर्त क्या है कि 6 महीने के अंदर अंदर, कितने महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा, उसको इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा उसको इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ठीक है, तो मतलब क्या है कि भले ही आप अभी एट प्रेजेंट ना लोकसभा के मेंबर हो ना राज्यसभा के मेंबर हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मिनिस्टर बना दिया जा सकता है, आपको प्रधानमंत्री भी बना दिया जा सकता है, ऑन द कंडीशन कि जैसे ही आप मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बनोगे उसके 6 महीने के अंदर अंदर आप या तो लोकसभा में इलेक्ट होकर के आओगे या राज्यसभा में इलेक्ट होकर के आओगे। ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है, ये चीज़ ऐसे पॉसिबल हो सकती है, अगर सपोज़ लोकसभा में किसी को इलेक्ट करवाना होता है तो लोकसभा में जो कोई एट प्रेजेंट कोई मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से क्या होगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी से वो व्यक्ति इलेक्शन लड़ सकता है और जीत करके आ सकता है।
समझ पा रहे हो? सिमिलरली राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में भी वो एक तरीके से क्या किया जाएगा, राज्यसभा में भी वो इलेक्ट होकर के आ सकता है। एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर कोई जगह बच जाती है, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट पर अगर कोई सीट खाली हो जाती है, या सपोज कोई मेंबर जो पार्टी अभी मेजोरिटी में है उसका कोई मेंबर रिज़ाइन कर देता है, तो उस रिज़ाइन वाली सीट पर जो सीट खाली हो जाती है उस पर वहाँ पर इलेक्शन होंगे। उस इलेक्शन में वो व्यक्ति आकर के चुनाव लड़ेगा, और चुनाव लड़ने के बाद जब वो जीत जाएगा तो फिर फाइनली वो उसका राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ से ये हम लोगों ने एक कंडीशन हम लोगों ने समझ ली। ठीक है, तो सिंपल सा आइडिया क्या है, सिंपल सा आइडिया ये है कि जो भी प्रधानमंत्री होगा ना, कोई भी अगर प्रधानमंत्री होगा, कोई भी अगर प्रधानमंत्री होगा या कोई भी मिनिस्टर होगा, तो वो लोकसभा से भी हो सकता है एंड वो राज्यसभा से भी हो सकता है, लेकिन ज़रूर है ये कंडीशन कि वो पार्लियामेंट का पार्ट होना ही चाहिए। ठीक है, और ये जो कंडीशन अभी हमने देखी 6 महीने में इलेक्शन होने वाली, तो वो एक एक्स्ट्रा कंडीशन के तौर पर रखा हुआ है कि अगर सपोज़ कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो अभी एट प्रेजेंट नहीं है पार्लियामेंट का मेंबर, तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्ट होकर के आना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ये रूल कहता है कि अगर आप मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो तो आपको दोनों सदनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप मैंने चीज़ें यहाँ पर समझा दी होगी अच्छे तरीके से। ठीक है, क्लियर होगी चीज़ें। मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। क्या कह रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ? नेक्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली यहाँ पर कुछ डिस्कशन करे गए हैं किसके बारे में, कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करा गया है। बेगम एजाज रसूल, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट हो रही थी 1947 में, क्या डिस्कस किया गया देख लेते हैं एक बार। देयर वर सम मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हु फेल्ट दैट द मिनिस्टर्स शुड बी इलेक्टेड by the legislature and not selected by the prime minister और चीफ मिनिस्टर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ ऐसे मेंबर्स भी थे जिनको ये लग रहा था कि जो मिनिस्टर होते हैं ना, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए, उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए लोकसभा के द्वारा या राज्यसभा के द्वारा, या अगर वो स्टेट में मेंबर बन रहे हैं, स्टेट में मिनिस्टर बन रहे हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर उनको इलेक्ट करेंगे। वो ऐसा चाह रहे थे, रादर देन वो क्या कह रहे थे कि उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए, ना कि उनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा या चीफ मिनिस्टर के द्वारा। देखो अभी क्या होता है, अभी सेलेक्ट किया जा रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं सीनियोरिटी के बेसिस पर, एंड उस पर्टिकुलर जिसको पोर्टफोलियो दिया जा रहा है उसकी पोजीशन के ऊपर भी डिसाइड किया जाता है कि इसको ये पोर्टफोलियो दे दी जाएगी, उनको ये मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री अभी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, सिमिलरली चीफ मिनिस्टर भी सेलेक्ट करते हैं। तो कुछ मेंबर्स क्या कह रहे हैं कि देखो भाई सिलेक्शन मत करवाओ, सिलेक्शन की जगह इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन कैसे होगा भाई, इलेक्शन ये होगा कि अगर सपोज किसी को फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनाना है, तो कौन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनना चाहता है, ठीक है, जो भी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बनना चाहता है, जिस पार्टी की सरकार है, सपोज बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट में से कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी इच्छा है कि वो फॉरेन अफेयर्स, एक तरीके से फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसका पोर्टफोलियो वो रखे अपने हाथों में। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए। और क्या होगा इलेक्शन में, क्या होगा इलेक्शन में, बेसिकली बीजेपी के मेंबर भी वोट करेंगे उनको, कांग्रेस के मेंबर भी वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी के मेंबर भी वोट करेंगे, टीएमसी के मेंबर भी वोट करेंगे। तो क्या होगा, सारी पार्टी जो भी वहाँ पर लोकसभा में जितने भी पार्टीज़ के मेंबर हैं, वो सब लोग फिर फाइनली उसको वोट करेंगे, और डिसाइड होगा उनमें से कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो मिनिस्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ यहाँ पर एक तरीके से बोली गई है। पहले एक बार और रीड कर लेते हैं तो और ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि और क्या ये कहना चाहता है। Swiss system under which the legislature elects the executive for a certain period is to my mind the best form of government for the provinces. The system of the single transferable vote is the best system that can be adopted for the appointment of executive, because in that all interest will be represented, and no party in the legislature will have any occasion to feel that it is not represented. देखो यहाँ पर वो क्या बात कर रही है, जो बेगम एजाज रसूल है वो क्या बात कर रहे हैं, वो बेसिकली बात कर रहे हैं स्विस सिस्टम के बारे में, कि वहाँ पर क्या होता है, स्विस सिस्टम में क्या हो रहा है, स्विस सिस्टम में
एक ऐसा सिस्टम है स्विस सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव को एक सर्टेन पीरियड के लिए इलेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसकी वजह से वो क्या मानते हैं, इसकी वजह से वो मानते हैं कि ये सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। किसके लिए? प्रोविंसेस के लिए, राज्यों के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम बेस्ड होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के लिए। और वो मानते हैं कि जब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम आ जाता है तो जो एग्जीक्यूटिव जो अपॉइंट होते हैं उसमें हर किसी का इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंट होता है, और कोई भी पार्टी को ऐसा भी नहीं लगता कि उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। अभी मैंने क्या बताया था कि हमारे यहाँ पर एक मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, ठीक है। सपोज ये क्या कह रहे हैं, बात सिंपल सी है। एक तरफ हो रहा है सिलेक्शन, एक तरफ हो रहा है इलेक्शन, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, कुछ मेंबर्स कहते हैं कि देखो इलेक्शन हमें करवाना चाहिए रादर देन कि प्रधानमंत्री सेलेक्ट कर रहे हैं खुद, ठीक है। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सपोज इलेक्शन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को हमें डिसाइड करना है कि कौन बनेगा इन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं एक मंत्री आ जाते हैं, मतलब एक मेंबर आ जाते हैं एस जयशंकर। तो एस जयशंकर भी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली एक और व्यक्ति को ले लेते हैं, सपोज चिराग पासवान भी चाहते हैं कि उनको भी ये पोर्टफोलियो मिले, ठीक है। एक और व्यक्ति आ जाते हैं, एक और व्यक्ति अगर आप देखोगे तो शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो वो भी आ रहे हैं, ठीक है। वो भी चाहते हैं कि उनको भी ये पोर्टफोलियो मिले। अब क्या होगा, अब समझ लो सिस्टम, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब क्या होगा, अब इनके लिए वोट करी जाएगी। ये तीनों बनना चाहते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो क्या होगा कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स हैं, हर पार्टी के मेंबर होंगे, ठीक है। तो 543 सीट्स है, हर पार्टी के मेंबर क्या करेगा, वो वोट करेगा, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगी वो क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो ये सिस्टम है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, इससे ये होगा कि जब सपोज एस जयशंकर को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पर बाकी सभी पार्टीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा वोट करे, तो ये बन जाते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ठीक है, जो कि एट प्रेजेंट है भी। तो अगर ये बन जाते हैं तो फिर इसकी वजह से क्या होगा ना, बाकी पार्टीज़ को भी ये लगेगा कि हाँ, हम लोगों ने भी एस जयशंकर को वोट करी थी। तो जब कोई एस जयशंकर कोई डिसीजन मेकिंग करेंगे तो उनको लगेगा कि यार हमारा भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, बिकॉज दे हैव ऑल्सो वोटेड फॉर एस जयशंकर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है ना, इसकी वजह से ये हो सकता है कि जो ज़्यादा सूटेबल ऑल्टरनेटिव लगे, जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगे किसी भी एक चीज़ के लिए, जो ज़्यादा कैपेबल व्यक्ति हो सकता है, उसको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है। उसको वोट के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, रादर देन कि जो प्रधानमंत्री है वही डिसाइड कर रहे हैं कि तुम ये बनो। समझ रहे हो? तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। क्लियर हो गया? अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। यही बात यहाँ पर बोली गई है। सिंपल सा आइडिया है कि अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसकी जगह पर एक दूसरा सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रधानमंत्री ही सेलेक्ट करे, हम एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी लेकर के चल सकते थे, और वो ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता था, इलेक्शन का, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस करी गई थी। आई होप ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है द साइज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो साइज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। क्या बोल रहा है? बिफोर द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, द साइज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द एक्सीजेंसीज ऑफ टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन। इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो साइज़ थी ना, कि कितने लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रहेंगे, 100 लोग रहेंगे, 200 लोग रहेंगे, कितने लोग रहेंगे, ये डिसाइड कैसे होती थी? टाइम के अकॉर्डिंगली, जैसी टाइम की ज़रूरत लगती थी, एंड जिस सिचुएशन में जब ज़रूरत लगती थी तो हम लोग बढ़ा देते थे संख्या और कम कर देते थे। तो इट वॉज एज पर द टाइम एंड सिचुएशन, ठीक है। बट दिस लेड टू अ वेरी लार्ज साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। Besides, when no party has a clear majority, there was a temptation to win over the support of members of parliament by giving them ministerial positions, as there was no restriction on the number of members of council of minister. सिंपल सी बात यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब कोई वो नहीं है ना, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक सर्टेन नंबर को ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में रखना है, इतने ही लोग मंत्री परिषद होने चाहिए। जब ये लिमिटेशन ही नहीं थी, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं थी, तो हो क्या रहा था, बहुत ही ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर हुआ करते थे, ठीक है। कोई लिमिट ही नहीं थी, क्योंकि
इसकी वजह से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हुआ करती थी। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी पार्टी को सपोज़ क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, तो वो क्या कर रही थी पता है? वो ये बोला करती थी कि देखो हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है और तुमने भी 4 सीटें जीती है या 5 सीटें जीती है, तो तुम क्या करो, तुम हमें अपना सपोर्ट दे दो, ठीक है? और जैसे ही तुम सपोर्ट करोगे तो हम क्या करेंगे, हम तुम्हें बदले में ये पोर्टफोलियो दे देंगे, ये पोर्टफोलियो दे देंगे, इस तरीके से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना देंगे। समझ रहे हो? तो ये एक तरीके से क्या हो रहा था, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो कोई कितने भी मेंबर्स को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया जाया करता था। तो इसकी वजह से इसका मिसयूज़ हुआ करता था और एक तरीके से लालच के तौर पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के तौर पर एक सीट ऑफर करी जाती थी सपोर्ट लेने के लिए दूसरी पार्टीज़ का, कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है? ये सारा सिस्टम चल रहा था। तो क्या हुआ फिर, दिस वॉज हैपनिंग इन मैनी स्टेट्स ऑल्सो। तो ये चीज़ क्या हुई, ये चीज़ बहुत सारे स्टेट्स में भी हो रही थी। तो हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करा, और फाइनली जब ये अमेंडमेंट हुआ, therefore an amendment was made that the council of minister shall not exceed 15% of the total number of the members of house of people। तो क्या किया हम लोगों ने देखा कि यार लिमिटेशन तो लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग आकर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक तरीके से बैठ रहे हैं। अगर सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही 200 लोग हैं, क्या डिसीजन मेकिंग हो पाएगी? नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा डिसीजन मेकिंग करना। जितने कम लोग होते हैं, डिसीजन मेकिंग उतनी ज़्यादा जल्दी भी होती है और उतनी ज़्यादा बेटर तरीके से भी हो पाती है ना। समझ रहे हो? इसी चीज़ के लिए हम लोगों ने क्या फिर इंश्योर करा, 91st अमेंडमेंट एक्ट किया गया। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लेकर के आया गया। इसमें हमने अमेंडमेंट करा कि अब क्या होगा, साइज़ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फिक्स किया जाएगा। और वो फिक्स कितना किया गया, 15%। कितना फिक्स कर दिया गया, 15%। क्या बोला कि जितने भी उस सदन में मेंबर हैं, केवल और केवल उसका 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की संख्या हो सकती है। उस 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते वहाँ पर मिनिस्टर, ठीक है? इसको ऐसे समझो, अभी एट प्रेजेंट 545 सीट्स है लोकसभा में, है ना? 545 में क्या हो रहा है, एज पर द 91st अमेंडमेंट एक्ट हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। तो अब कितना है, इसका मतलब हो गया कि 82 से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सदस्य नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये है। तो 82 में फिर भी एक मिनिमल नंबर है जिसके अकॉर्डिंगली आराम से फिर भी चीज़ें डिस्कस करी जा सकती है, डिसीजन मेकिंग बेटर तरीके से करी जा सकती है, ठीक है? तो ये बोल दिया हम लोगों ने कि देखो इतने से ज़्यादा मेंबर नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, ठीक है? समझ पा रहे हो? तो ये डिपेंड करता है, अगर लोकसभा में 545 सीट्स है तो 545 का 15%, राज्यसभा में जितनी सीट है उसके अकॉर्डिंगली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जितनी सीट है उसका 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? अभी एट प्रेजेंट कितना है, अभी एट प्रेजेंट डिस्पाइट दैट लिमिट कि हमारे पास 82 मिनिस्टर हो सकते हैं, अभी जो रिसेंटली 2024 में जो गवर्नमेंट आई है सेंटर में, ठीक है, जो नई गवर्नमेंट आई है कोलिशन गवर्नमेंट, उनकी उसमें 71 मेंबर है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है? तो लिमिट कितनी है, 82। अभी एट प्रेजेंट कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हमारे यहाँ पर, 71 है। समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंस थी और हमें लगा कि इंपॉर्टेंट है कि हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या को लिमिट करके रखें ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग हो सके और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक तरीके से लालच के तौर पर ना देते हुए, लालच के तौर पर ना यूज़ किया जाए किसी दूसरी पार्टी की सपोर्ट को लेने के लिए। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर एक क्या कर दी, लिमिट लगा दी एज पर द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। समझ में आ गई बात? ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और क्या दिया हुआ है। In the chapter on the legislature, you will study in detail the various mechanisms through which the parliament controls the executive. But remember that the most important feature of the parliamentary executive is that executive is routinely under control and supervision of legislature. तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आपका लेजिस्लेचर है शायद। तो लेजिस्लेचर में हम क्या डिस्कस करेंगे, लेजिस्लेचर में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि पार्लियामेंट किस तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? और यही सारी चीज़ें हम समझते हैं कि जब हम बात करते हैं ना पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की, तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि जो वहाँ पर प्रधानमंत्री है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके ऊपर लेजिस्लेचर कंट्रोल भी करती है और उनके एक्शन को सुपरवाइज भी करती है, ठीक है? संसद में बैठे हुए जितने भी वहाँ कर प्रधानमंत्री हैं,
या बाकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपने कौन सा डिसीजन लिया है। और जो भी आपके डिसीजन, जो भी उनके डिसीजन ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं, तो क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या स्टेप लिया, ठीक है। बजट अगर आपने लिया था, बजट में इतने पैसे एलोकेट करे गए थे, तो पैसे का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है, ठीक है, कितने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं आप लोगों ने। इस तरीके से क्या हो रहा है, हर एक्शन के ऊपर पूरी की पूरी जो संसद में बाकी जो मेंबर्स हैं वो उनसे क्वेश्चन करते हैं और उनको एक तरीके से कंट्रोल करते हैं। समझ में आ गया, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर बात क्या करी गई है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज collectively responsible to the Lok Sabha. This provision means that a ministry which loses confidence, पहले इसको यहीं पर समझ लो। पहली चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा के प्रति। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पहली चीज़ तो ये समझो। और इसी को इस पैराग्राफ में जो अभी हम रीड करेंगे उसमें एक एक तरीके से उसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट मतलब क्या है, वो डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, तो जब हम रीड करेंगे तो समझ जाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कोई मिनिस्ट्री है, अगर वो अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में लूज़ कर देती है, तो वो क्या करेगी, उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब सीधी सी ये बात है, अभी हमने ये पढ़ा भी है कि अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं है तो क्या होगा, मेजॉरिटी नहीं है तो फिर उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि संसद में वही बैठ सकता है, वही प्राइम मिनिस्टर बैठ सकता है, वही कैबिनेट मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठ सकता है जिसके पास मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी नहीं होगी, जैसे ही मेजॉरिटी आपने लूज़ करी पार्लियामेंट की, लोकसभा की, तो फिर क्या होगा, आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा और एक नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आएगा जिसके पास मेजॉरिटी होगी, ठीक है। The principle indicates that the ministry is an executive committee of the parliament and it collectively governs on behalf of the parliament. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, धीरे धीरे करते हुए हम पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे कि आखिरकार कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो ये जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ा, ये क्या बता रहा है कि जो हमारी जो मिनिस्ट्री है, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसी को यहाँ पर मिनिस्ट्री बोला गया है। तो ये मिनिस्ट्री क्या है, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के तौर पर काम करती है पार्लियामेंट के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ जितना भी एग्जीक्यूटिव काम होता है, डिसीजन मेकिंग का काम होता है, पूरी पार्लियामेंट के बिहाफ पर कौन करता है, ये लोग करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं। किसके बिहाफ पर, पूरी की पूरी पार्लियामेंट के बिहाफ पर, ठीक है। एंड ये कलेक्टिवली गवर्न करती है ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट के बिहाफ पर कौन एक्चुअली में डिसीजन मेकिंग कर रहा है, प्रधानमंत्री करते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। कलेक्टिवली करते हैं, दोनों मिलकर के एक साथ करते हैं। समझ में आ गई बात, ये चीज़ तो हमने यहाँ पर समझ ली एक चीज़। अब और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी ऑफ द कैबिनेट। इसका मतलब क्या है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कह रहा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉलिडारिटी, एकजुटता पर आधारित होती है। क्यों होती है, अच्छा, इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज दैट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस even against a single minister leads to the resignation of the entire council of minister. इसका मतलब क्या है, सॉलिडारिटी के प्रिंसिपल पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड होती है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर सपोज किसी एक मिनिस्टर के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, यानी कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट में क्या हुआ, पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने ये बोल दिया कि ये जो पर्टिकुलर मिनिस्टर है उसके ऊपर हमारा कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, हमें विश्वास नहीं है उस पर्टिकुलर मिनिस्टर के ऊपर, तो क्या करेंगे वो लोग नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आएंगे और नो कॉन्फिडेंस मोशन को फिर पास करवाएंगे। अगर ये पास हो गया, अगर ये लोकसभा में पास हो गया, तो वो मिनिस्टर क्या होंगे, वो मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। और अगर एक सिंगल मिनिस्टर ने रिज़ाइन कर दिया तो क्या होगा, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। ये चीज़ होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये चीज़ होती है क्या, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर सपोज प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, पूरी के पूरे जो पार्लियामेंट के बाकी मेंबर्स थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि हमें विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री के ऊपर। जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस लेकर के आए और वो पास भी हो गया, तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ेगा रिज़ाइन। जब ये मिनिस्टर रिज़ाइन कर देंगे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर हो, जब वो रिज़ाइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
क्योंकि पूरी की पूरी कैबिनेट के खिलाफ एक तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया है, तो पूरी की पूरी कैबिनेट को रिज़ाइन करना पड़ेगा। एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इफ ए मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद द पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिज़ाइन। एक और चीज़ होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में। पहली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अलॉन्ग विद प्राइम मिनिस्टर, ये पूरा ग्रुप है और ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट के प्रति अकाउंटेबल भी है। और ये क्या कर रहा है, पूरी की पूरी पार्लियामेंट के बेसिस पर क्या करता है, पूरी की पूरी पार्लियामेंट के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो, देखो अभी और सिंपल तरीके से बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर इंपॉर्टेंट ना होता तो मैं फटाफट से रीड करते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ में चली जाती, बट ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं बार बार एम्फोसाइज कर रही हूँ। देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, अभी हमने क्या पढ़ा, ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट है। सपोज कितनी सीट होती है पार्लियामेंट में, मतलब लोकसभा में कितनी सीट है, लोकसभा है ये है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीट होती है, 545। ठीक है, अच्छा अभी एट प्रेजेंट कितने हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 71। कितने हैं, 71। ठीक है, 71 तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और बाकी सभी अदर पार्लियामेंटेरियंस हैं। ठीक है, अच्छा जब हम ये कह रहे हैं ना कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव का मतलब क्या है, ग्रुप। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, जिम्मेदारी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो 71 लोग हैं ना, ये क्या करेंगे, ये पूरे की पूरी पार्लियामेंट के बिहाफ पर, इन पूरे के पूरे बाकी सभी लोगों के बिहाफ पर जो डिसीजन मेकिंग करेंगे वो कौन करेंगे, ये 71 लोग करेंगे। ये 71 लोग, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, प्रधानमंत्री वगैरह सब आते हैं, ये लोग कानून लेकर के आएंगे। ये लोग क्या लेकर के आएंगे, लॉ लेकर के आएंगे। उसको पास करवाना होगा। ठीक है, और पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी पार्लियामेंट का सपोर्ट चाहिए होगा। तो क्या हो रहा है कि जो भी डिसीजन मेकिंग होती है पूरी की पूरी पार्लियामेंट के बिहाफ पर, डिसीजन मेकिंग एक्चुअली में ये 71 लोग कर रहे हैं। समझ गए, ये चीज़ है। तो पहली तो ये चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो 71 लोग हैं ना, ये सभी एक ग्रुप के तौर पर काम करते हैं। अगर इनमें से एक मेंबर भी रिज़ाइन कर देता है, इनमें से एक मेंबर के ऊपर भी नो कॉन्फिडेंस का जो मोशन है वो पास हो जाता है, तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, पूरे के पूरे ग्रुप को रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्रधानमंत्री की डेथ हो जाती है तो पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि नया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो गई है। या अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन भी कर देता है तो बाकी सभी लोगों को भी रिज़ाइन करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अब सब लोग एक जैसे थे, अब सब लोग एक साथ काम, आप सब लोगों को एक साथ काम करना था। अब आपका एक मेंबर चला गया, ये एक मेंबर के ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, तो सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा। एक नया कैबिनेट आएगा जिसमें एक्चुअली में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होगा। समझ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, और क्या बोला गया है, इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इफ अ मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद अ पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट द डिसीजन और रिज़ाइन। तो अगर सपोज कोई एक ऐसा मिनिस्टर है, वो जो पूरी कैबिनेट है, कैबिनेट का कोई डिसीजन है उसके साथ एग्री नहीं करता, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में या तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, या तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वो चीज़, और अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा तो रिज़ाइन करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो भाई, पूरे के पूरे 71 लोग, तुम लोग एक ही ग्रुप हो, और अगर ग्रुप ने डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर डिसीजन लेना है, और अगर उसमें से एक मेंबर कह रहा है कि नहीं मैं इस डिसीजन के खिलाफ हूँ, तो या तो आप एक्सेप्ट कर लो, या तो आप इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लो, और अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो पूरे के पूरे मिनिस्टर है, उसमें जो डिसीजन ले लिया जाता है ना, उसको हर मेंबर को, हर कैबिनेट मिनिस्टर को, हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिफेंड करना होता है। पार्लियामेंट के अंदर भी वो चीज़ डिफेंड होगी, पार्लियामेंट के बाहर भी डिफेंड होगी। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री के दूसरे मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, प्रधानमंत्री ने जो बात बोल दी है, या कैबिनेट में अगर ये डिसीजन मेकिंग करती है, तो उस कैबिनेट में, उस पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने भी मेंबर हैं, उन सबको उस चीज़ से एग्री करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उसके ही खिलाफ क्रिटिसाइज़ करोगे। यही चीज़ होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप सभी एक ग्रुप हो, एक ही डिसीजन मेकिंग करेंगे, और पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 71 लोग अगर हैं, तो वो सभी लोग उसी डिसीजन को मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे और डिफेंड करेंगे। समझ रहे हो, ये चीज़ यहाँ पर होती है। आई होप चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होगी।
इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर टू परस्यू और एग्री टू अ पॉलिसी फॉर विच देर इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी चीज़ को क्या बोला जा रहा है, इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो भी पॉलिसी डिसाइड करी जाएगी वो बाइंडिंग होगी, बाध्य होंगे आप, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी और आपको उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, डिफेंड भी करना पड़ेगा, जो भी पॉलिसी जो भी डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिसाइड कर लिए जाते हैं। इसी चीज़ को बोला जाता है द आइडिया ऑफ हैविंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी चीज़ को कहा जाता है द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडारिटी, कि सब लोग 71 के 71 लोग एक ही जैसी बात बोलेंगे और एक ही डिसीजन जो ले लिया गया है उस पर हमेशा अडिग रहोगे। ऐसा नहीं है कि 10 मिनिस्टर कुछ और बोल रहे हैं, 15 मिनिस्टर कुछ और बोल रहे हैं, तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे आप तो अंदर ही डिवाइडेड हो। 71 लोग अगर आप लोग हो, कैसे कंट्री चलाओगे अगर आप में से कुछ लोग कह रहे हो कि ये चीज़ ठीक है और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, कैसे डिसाइड करोगे? नहीं चल पाएगा ना सदन, क्योंकि आप लोग तो खुद ही डिवाइडेड हो। ये चीज़ ना हो, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इसी की वजह से पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग सही तरीके से हो भी पाता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये पूरा का पूरा आइडिया हम लोगों ने समझ लिया। जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम लोगों ने आइडिया समझ लिया कि जो लोकसभा में मेंबर है पूरी की पूरी लोकसभा को रिप्रेजेंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पूरी लोकसभा के बेसिस पर वो डिसीजन मेकिंग करते हैं और सभी लोगों को, सभी मेंबर्स को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर है उनको वो चीज़ माननी पड़ती है, जो नहीं मानता है उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, आई होप चीज़ें मैंने क्लियर कर दी होगी, समझ में आ गया होगा। तो ये पूरे का पूरा एक अंडरस्टैंडिंग लिया, थोड़ा सा प्रधानमंत्री के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में एंड साइज ऑफ मिनिस्टर भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एंड ऑल्सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आइडिया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया होता है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में, वो भी हमने समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स को समझेंगे और थोड़ा सा ज़्यादा एम्फोसाइज करेंगे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के ऊपर। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। कमेंट कर देना अगर समझ में आई है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।